कैटलिस्ट की डेफिनेशन लिखना, substance which alter the rate of a chemical reaction and remain unchanged after the reaction and remain unchanged after the reaction known as catalyst. ठीक है, दो तरह का होता है, रेट को जो अल्टर कर रहा है उसके बेसिस पे। एक होगा प्रमोटर, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है प्रमोटर, और एक होगा इनिबिटर। यस, प्रमोटर क्या करेगा? रेट बढ़ाएगा, रेट बढ़ाएगा, और इनिबिटर क्या करेगा? कम करेगा, कम करेगा। कम करेगा। लिख लेना इसमें, प्रमोटर में इंक्रीज रेट, increases rate, decreases rate। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल जो कि हमें याद रखने हैं कि किस रिएक्शन के लिए कौन सा प्रमोटर बनता है, कौन सा क्या बनता है, इनहिबिटर बनता है। जैसे कि हेवर प्रोसेस, हेवर प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, N2 + 3H2 gives 2NH3। ये हमारी हेवर प्रोसेस है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आयरन यूज करते हैं और साथ में मोलिब्डेनम भी डालते हैं। तो आयरन यूज करते हैं और साथ में क्या डालते हैं, मोलिब्डेनम भी डालते हैं। तो यहाँ पे जो मोलिब्डेनम है ये क्या बनता है, ये प्रमोटर बनता है। ये प्रमोटर एक्चुअली में करते क्या है, प्रमोटर आपके कैटलिस्ट जो है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे मोलिब्डेनम क्या होता है, प्रमोटर होता है, जो कि आपकी जो कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी बढ़ा देता है, जिससे आपकी रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही अगर अपन बात करें, हमारे पास जैसे कि एक रिएक्शन है N2SO3 का ऑक्सीडेशन, सोडियम सल्फाइड। इसको जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ O2, तो ये ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट होगा, सोडियम सल्फेट। और इसमें हम क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल यूज करते हैं। तो ये इथाइल अल्कोहल क्या कर सकता है, इसकी रेट को डिक्रीज कर सकता है। तो इथाइल अल्कोहल यहाँ पे क्या बना, ये यहाँ पे इनिबिटर बना। ऐसे ही आपके पास बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड क्या होता है, C6H5CHO। इसका मैं क्या करा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, C6H5CW, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है ऑक्सीडेशन से। तो इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, डाइफिनाइल एमीन ऐड कर रहे हैं, डाइफिनाइल एमीन। तो ये भी हमारा क्या बन गया, इनहिबिटर बन गया। इसके अलावा एक और कैटलिस्ट होता है, ये तो इनहिबिटर हो गया, प्रमोटर हो गया। एक होता है आपका पॉइजनस कैटलिस्ट। इनहिबिटर रेट डिक्रीज कर रहा है, प्रमोटर रेट इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट आ गया पॉइजनस कैटलिस्ट। हाँ, अब पॉइजन कैटलिस्ट क्या होगा, यस पृथ्वीराज, व्हाट डू यू मीन बाय रोक पॉइजन? देगा रिएक्शन, रिएक्शन को रोक देगा। नहीं, तो फिर इनहिबिटर भी तो वही काम कर रहा है, रिएक्शन को की रेट को कम कर रहा है। तो फिर पॉइजन हाँ। कैटलिस्ट और इनहिबिटर में डिफरेंस क्या हुआ, मैंने फिर क्यों उसको अलग नाम दिया, काम तो दोनों अगर एक ही कर रहे हैं। तो पॉइजन कैटलिस्ट क्या होता है, ये आपका जो कैटलिस्ट है उसको ही डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। तो लिख लेना इसमें, डिस्ट्रॉय और डिक्रीजेस। डिस्ट्रॉय पॉइजन है ना नाम से, किसके लिए पॉइजन है, ये कैटलिस्ट के लिए पॉइजन है। तो डिस्ट्रॉय और डिक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है या डिक्रीज कर देता है।
अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं क्योंकि इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होती है CO, ये CO ये आपका पॉइजन कैटलिस्ट है। किसके लिए? H2S के लिए। जहाँ भी आप H2S एज ए कैटलिस्ट यूज करोगे वहाँ पे अगर आपने साथ में CO ले लिया तो वो पॉइजन कैटलिस्ट बन जाएगा। इसी के अलावा सॉरी H2S के लिए नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2S ये दोनों आपके पॉइजन कैटलिस्ट होते हैं। किसके लिए? आयरन के लिए। एंड H2S इसके लिए जहाँ भी आप आयरन कैटलिस्ट यूज करोगे उसके साथ अगर आपने CO या H2S ले लिया तो वो पॉइजन कैटलिस्ट का रोल प्ले करेंगे। जनरली कहाँ हेवर प्रोसेस में यूज होता है आपका आयरन, तो अगर हेवर प्रोसेस की आपको रेट स्लो करनी है तो आप साथ में CO या H2S में से कुछ भी डाल दो। ठीक है। इसी के अलावा हाँ, इसके अलावा जैसे कि आपका आर्सेनिक ऑक्साइड है। आर्सेनिक ऑक्साइड क्या होता है? AS2O3, तो ये भी आपका पॉइजन बन जाता है। किसके लिए? प्लेटिनम के लिए। तो ये पॉइजनस कैटलिस्ट होता है प्लेटिनम के लिए। आप लोग लैंग्वेज में लिखना वही है सर। कहाँ यूज होता है प्लेटिनम? प्लेटिनम आपकी कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 के लिए यूज होता है। तो अगर आपको उसकी रेट कम करनी है तो आप आर्सेनिक ऑक्साइड डालो। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा है ऑटो कैटलिस्ट। अब ऑटो कैटलिस्ट क्या है? ये आपने मेटलर्जी जब पढ़ोगे, अगर अभी पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जब पढ़ेंगे मेटलर्जी वहां पर यूज होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है ऑटो कैटलिस्ट मतलब क्या? हाँ भाई, ऑटो कैटलिस्ट यानी जो आपकी रिएक्शन है उसी रिएक्शन में कोई एक प्रोडक्ट आपका क्या बन गया है? कैटलिस्ट। मतलब वो कैटलिस्ट का भी रोल प्ले करता है। रेट की रिएक्शन वो खुद बढ़ा रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑटो, ऐसे कैटलिस्ट को हम बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। तो लिखना ऑटो कैटलिस्ट व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एक्ट एज ए कैटलिस्ट। मेटलर्जी में सीखोगे आप, व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एक्ट एज ए कैटलिस्ट, दैट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है। तो जैसे आपका मर्क्यूरी, लेड, है ना, सर कॉपर, इनमें हाँ बोलो। ऑटो कैटलिस्ट की डेफिनेशन फिर से बताइए। when one of the product of the reaction act as a catalyst. When one of the product of the reaction act as a catalyst. तो जब आप मर्क्यूरी का एक्सट्रैक्शन पढ़ोगे, ठीक है, लेड का एक्सट्रैक्शन पढ़ोगे और कॉपर का एक्सट्रैक्शन पढ़ोगे, तो उसमें क्या होता है? ऑटो कैटलिस्ट फॉर्म होता है। मतलब कॉपर में पहले CuS बनता है, तो ये CuS कॉपर में के एक्सट्रैक्शन में क्या करता है? ऑटो कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। तो ये तीन एक्सट्रैक्शन याद रखना, मर्क्यूरी, लेड एंड कॉपर, इनके एक्सट्रैक्शन में बीच में क्या फॉर्म होता है? ऑटो कैटलिस्ट। यानी इसमें आपको एक्सटर्नल कोई कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? एक और हाँ होता है सर। लास्ट, लास्ट और होता है, उसको भी लिख लेते हैं, इंड्यूस कैटलिस्ट। प्रमोटर आप लोगों ने लिख लिया है, हटा देता हूँ। लास्ट कैटलिस्ट और लिख लो, इंड्यूस कैटलिस्ट। क्या होता है इंड्यूस कैटलिस्ट? तो लिखो इसमें इंड्यूस कैटलिस्ट। इंड्यूस कैटलिस्ट, ओके। तो इंड्यूस कैटलिस्ट क्या होता है? मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है ना। इस केमिकल रिएक्शन की रेट बढ़ानी है आपको, तो उसी के अंदर कोई ऐसी दूसरी रिएक्शन हो रही होगी, ए गिव्स बी, वो रिएक्शन इसके लिए क्या करेगी? कैटलिस्ट का काम, वो इसकी रेट को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। तो ऐसे कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस कैटलिस्ट बोलते हैं। तो लिखो इसमें, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इनहेंस the rate of another chemical reaction. When a chemical reaction enhances the rate of another chemical reaction, it is called induced catalysis.
ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि आपका सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन होता है, सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन होता है NaAs। इसको अगर आप ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करोगे तो नॉर्मली ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, लेकिन अगर आप मिक्सचर ले लोगे किसका, Na3AsO3, सोडियम आर्सेनाइड का फॉर्मूला Na3AsO3 एंड साथ में क्या लिया है, Na2SO3। तो इस मिक्सचर को जब आप क्या करोगे, एयर के कांटेक्ट में लाओगे, तो दोनों साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो Na3AsO3 तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Na3AsO4 में, और Na2SO4 आप Na2SO3 आप लोगोगे साथ में, तो Na2SO3 आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Na2SO4 में। तो ये जो सेकेंड वाली रिएक्शन है Na2SO3 का Na2SO4 में कन्वर्जन, ये फर्स्ट वाली रिएक्शन की रेट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। बिना इस रिएक्शन के हुए फर्स्ट वाली रिएक्शन नहीं हो रही थी, तो ये क्या बन गया, ये इंड्यूस कैटलिस्ट। तो टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट क्लियर है। हाँ सर। इतना नोट कर लो। हाँ भाई, हो गया नोट। सिद्धि का कोई डाउट, नो सर। नचिकेत, नो सर। वेरी गुड। तो बढ़ते हैं आगे। ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। On the basis of physical state, on the basis of physical state of reactant and product, and catalyst, आपके जो कैटलिस्ट हैं वो दो तरह के होंगे। कौन कौन से कैटलिस्ट होंगे, एक होगा होमोजीनियस कैटलिस्ट, दूसरा क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। लिख लो, एक होमोजीनियस है, दूसरा आपका हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अब होमोजीनियस क्या है, जब आपका रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में होगा तो वो होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है। तो लिखो, व्हेन reactant and catalyst are in same physical state. एग्जाम्पल है फर्स्ट, लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपका SO2 है, ये आप सब पी ब्लॉक में पढ़ोगे, जब ऑक्सीडाइज होता है किसमें, SO3 में, तो आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सब क्या है, गैसियस स्टेट में है। और इस प्रोसेस के लिए जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो होता है NO, और NO की फिजिकल स्टेट भी क्या होती है, गैसी होती है। तो NO यहाँ पे क्या हो गया, होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है। इसके अलावा जैसे कि आप इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, ये मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ाऊंगा। शुगर आप क्या होता है, C12 बायोमोलिक्यूल में भी आप पढ़ते हो, C12H22O11। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पर ये कन्वर्ट होता है किस किस में, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस फ्रक्टोज के अंदर C6H12O6। आप नाम लिखना इनका पूरा, ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। यहाँ पर सबकी जो फिजिकल स्टेट है वो एक्वस है, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो या आपका शुगर। और इसमें हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो H2SO4 यूज करते हैं। कौन सा H2SO4, एक्वस H2SO4। यानी ये जो रिएक्शन होती है वो एसिडिक मीडियम में होती है,
ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी एस्टर का क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, तो एस्टर की जो फिजिकल स्टेट होती है, एस्टर की फ्रूटी लाइक स्मेल होती है ना, और वाटर वाटर खुद लिक्विड है, तो ये क्या देता है, ये ROH देता है, वो भी लिक्विड है, और साथ में RCWH देता है। RCWH की भी फिजिकल स्टेट क्या होती है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी लिक्विड स्टेट में होता है। तो इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो HCl यूज करते हैं। HCl कौन सी स्टेट में यूज करते हैं, लिक्विड स्टेट में। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसके, होमोजीनियस कैटलिस्ट। इसमें बस आपको एग्जाम्पल याद है। हेट्रोजीनियस क्या डेफिनेशन हो जाएगी भाई, इसी तरह से हेट्रोजीनियस की, या सर डेफिनेशन ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। डिफरेंट फिजिकल स्टेट। जब सबकी हाँ बोल। फेज अलग अलग होती है। हाँ, जब रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में हो, तो लिख लेना। प्रोसेस, कैटालिटिक प्रोसेस इन विच reactant and catalyst are in different physical state. Reactant and catalyst are in different physical state. जैसे कि सबसे फर्स्ट एग्जांपल है SO2 का ही ऑक्सीडेशन करते हैं हम, लेड चैम्बर प्रोसेस है, लेकिन है ना, SO2 का जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हम NO यूज ना करके क्या यूज कर लें, प्लेटिनम यूज कर लें। तो यहाँ पर तो सारी गैसियस स्टेट में है, और जो प्लेटिनम होगा आपका वो कौन सी स्टेट में है, कौन सी फिजिकल स्टेट हो गई, सॉलिड हो गई। तो ये यहाँ पे क्या बन गया, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बन गया। नोट कर लेना ये एग्जांपल। इसके अलावा हेवर प्रोसेस, हेवर प्रोसेस में अपन ने पहले ही देख लिया है क्या होता है, N2 रिएक्ट करता है आपका किससे, H2 के साथ। कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं उसमें, अभी अभी पढ़ाया था ना हेवर प्रोसेस, आयन। आयरन यूज करते हैं। तो आयरन की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड। साथ में मोलिब्डेनम भी डालते हैं प्रमोटर के लिए, वो भी सॉलिड होता है। लेकिन जो यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो तो गैसियस है। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बन गया। इसके अलावा आप H2O2 को डिकम्पोज कराओ, H2O2 कैसे डिकम्पोज होता है, ये डिकम्पोज होके देता है वाटर प्लस O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में पढ़ाया हुआ है, ये पढ़ा है ना, ऐसे डिकम्पोज होता है। हाँ तो यहाँ पर क्या होता है, O2 की फिजिकल स्टेट गैसियस होती है, वाटर आपका लिक्विड में होता है, H2O2 भी लिक्विड है, लेकिन इसके लिए हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो प्लेटिनम होता है, जो कि सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। अच्छा, आप में से घर में कोई ने देखा हो घी बनाने की प्रोसेस देखी हो, किसी ने देखा है आपके घर पे, आपकी मॉम या जो आपकी दादी वगैरह है वो घी बनाती है, कैसे बनाती है, कोई बताना चाहेगा। जो दूध है, दूध की मलाई को 2-3 दिन तक कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है, और फिर क्या करती है, उसको गैस पे गर्म करती है और काफ़ी देर तक, और फिर ऊपर की लेयर में घी आ जाता है। तो वेजिटेबल ऑयल से जब आप क्या करते हो, ये हाइड्रोजनेशन इन यस प्रेजेंस ऑफ। वेरी गुड, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन से रिएक्शन, यानी उसका हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो आपका क्या बनता है, घी बनता है, वेजिटेबल घी। तो घी आपका क्या होता है, सॉलिड स्टेट में, है ना, वेजिटेबल ऑयल आपका लिक्विड स्टेट में, हाइड्रोजन आपका गैसियस स्टेट में, और जो कैटलिस्ट आपने यूज किया वो सॉलिड स्टेट। तो सबकी फिजिकल स्टेट देखो क्या आ रही है, अलग अलग आती है, हेट्रोजीनियस हो जाए। जब आप मिथाइल अल्कोहल का सिंथेसिस करते हो, क्या होता है मिथाइल अल्कोहल, ये सब एग्जांपल है भैया, एग्जांपल हमें याद रखते हैं, 3-4 बार पढ़ लोगे आप ये तो आपको याद रखेगा। यस, मिथाइल अल्कोहल का सिंथेसिस कैसे करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करा दो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो आपका क्या बनता है, मिथाइल अल्कोहल CH3OH बनता है। अब इसमें अगर हम स्टेट की बात करें तो अल्कोहल, अल्कोहल की फिजिकल स्टेट होती है लिक्विड, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में,
कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज स्टेट में, लेकिन इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो यूज करते हैं कॉपर एंड ZNO एंड Cr2 होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो ये भी क्या हो गया, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैटलिस्ट। ZNO और क्या है? Cr2O7। हाँ। ठीक है, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन था कैटलिस्ट का जो कि अपन ने देखा। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट काम कैसे करता है। ये तो अपन को पता है कि कैटलिस्ट सरफेस एरिया बनाता है, तो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, तो सरफेस एरिया प्रोवाइड करने से होता क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, हटा दूं ये सब। हाँ सर। साथ के साथ आप लिखते ही जा रहे हो। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट। मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट। तो आपका लेट से आपको कोई केमिकल रिएक्शन करानी है कि ए को आप बी से रिएक्ट करा रहे हो ताकि वो क्या बना पाए, वो ए बी बना पाए, यानी हमें ए बी प्रोडक्ट चाहिए। और यहाँ पे आपने कोई कैटलिस्ट यूज किया इस रिएक्शन। तो लेट से ये हमारा कैटलिस्ट है, ये जो सर्कल दिख रहा है ना, ये कैटलिस्ट है पूरा। तो ये कैटलिस्ट क्या कर रहा है, अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। इस सरफेस एरिया पे आके पहले ए और बी क्या होंगे, एडजॉर्ब होंगे। क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। क्लियर। तो ये कैटलिस्ट, ये रहा आपका ए, ये रहा बी। तो यहाँ पर कैटलिस्ट की सरफेस पे ए और बी का क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। जब ए और बी का एडजॉर्प्शन हो गया तो देखो कुछ इस तरह का ये दिखता है। ये जो कैटलिस्ट होते हैं ना, इनकी जो पोर साइज होती है जिसमें कि रिएक्टेंट आके अटैच होते हैं, तो ये क्या करते हैं, रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ केमिकल बॉन्ड बना देते हैं। तो ये ए भी क्या करेगा, कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बना लेगा, बी भी क्या करेगा, कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बना लेगा उसकी सरफेस। तो ये उसकी सरफेस पे जाके क्या हो गया, प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब हो गए। अब उस सरफेस पे जाने के बाद ये ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं। इसके बाद ये अब क्या करेंगे, ये ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे और ए और बी के बीच में क्या होगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा। ये ए है, ये बी है। अब यहाँ पर इनके बीच में क्या हो रहा है, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब हमें तो प्रोडक्ट, हमें पता है ना कि कैटलिस्ट तो रिएक्ट ही नहीं करता है। तो इसके बाद ये क्या करते हैं, ये वापस से क्या होते हैं, इसकी सरफेस से डिसॉप्शन होता है, यानी यहाँ ये सरफेस से क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। तो आपका ए भी अलग हो जाएगा और कैटलिस्ट अलग हो जाएगा। तो कैटलिस्ट की मैकेनिज्म समझ में आई, करता क्या है वो ओनली सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। इस सरफेस एरिया पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आते हैं, आके वो प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब होते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्म करके। उसके बाद फिर वो आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड फॉर्म कराते हैं और फिर वापस से डिसॉप्शन प्रोसेस यहाँ पर होती है, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, अलग हो गया और कैटलिस्ट अलग हो गया। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट। यस, कोई डाउट? नो सर। ठीक है। नो सर। अब लेकिन आपको ये भी पता है ना कि हर कैटलिस्ट हर रिएक्शन के लिए तो काम नहीं करता। ये तो अपन ने देखा ही है ना। ऐसा क्यों है भाई, हर कैटलिस्ट हर रिएक्शन के लिए काम नहीं करता? तो उसका रीजन है, एक रीजन तो ये है कि जो कैटलिस्ट की सरफेस पे ये पोर साइज होते हैं, ये जो पोर साइज हैं वो एटलीस्ट इतने बड़े तो होने चाहिए कि रिएक्टेंट उसमें आके प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब हो पाए, है ना। तो एक तो आपका पोर साइज यहाँ पे कैटलिस्ट का मैटर करता है। फिर उसके बाद भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पहली बात तो वो आ ही नहीं रहा, यानी पोर साइज ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मान लो वो आ तो गया, आने के बाद जब उसने प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट बना के वो डिसऑप्शन ही नहीं कर पा रहा है, प्रोडक्ट बनने के बाद उसका साइज बढ़ गया, वो वापस से रिमूव नहीं हो पा रहा है। तो पोर साइज कैटलिस्ट का बहुत मैटर करता है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कैटलिस्ट हमें कहाँ यूज करना है। तो लिखें इसमें कुछ पॉइंट।
लिखो, द pore size of catalyst should be enough large to preferentially adsorb reactant. The pore size of the catalyst should be enough large to preferentially adsorb the catalyst, to preferentially adsorb the reactant, and also desorption of product can take place. And also desorption of product can take place. हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर? तो आपके पोर, अभी अपन जियोलाइट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जियोलाइट, इमल्शन और थोड़ी बहुत चीजें। तो जियोलाइट में भी मैं आपको समझाऊंगा कि पोर साइज कैसे काम करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट। तो कैटलिस्ट की मैकेनिज्म क्लियर है, कैटलिस्ट का क्लासिफिकेशन क्लियर है ना। दो तरह से हमने कैटलिस्ट को क्लासिफाई किया, एक तो रेट के बेसिस पे, दूसरा हमने उनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस। जैसे कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, हम मेटल कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। तो जो आपके हाइड्रोजन है वो पहले क्या होते हैं, सरफेस पे आते हैं। सरफेस पे आके वो क्या करते हैं, सरफेस के साथ प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब होते हैं, यानी केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ये बन गया केमिकल बॉन्ड। अब यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट भी क्या होता है, इस सरफेस पे आ चुका होता है। रिएक्टेंट भी आपका यहाँ पे जो सरफेस है उस पे आके केमिकल बॉन्ड से अटैच हो चुका होता है। जैसे कि एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये सिंगल बॉन्ड CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH2, ये सरफेस पे एडजॉर्ब हो गया। ये फिर हाइड्रोजन यहाँ पे था। अब इसके बाद क्या होंगे, ये आपस में कनेक्ट होंगे और आपका क्या बना देंगे, एल्कीन CH3। तो ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस हो गए। कैटलिस्ट का काम ओनली क्या है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करना। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। तो आपको लिख लेना, ये रेट जो है रिएक्शन की वो किस पे डिपेंड करती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, अपना एक Thank क्लास you, का और sir. बचा हुआ है, सरफेस केमिस्ट्री। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.